कहानी की शुरुआत में 9 टेल वाले टाइगर को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसे मारने के लिए गांव वाले तलवार और दूसरे वेपन्स लेकर उसका पीछा करते हैं। भागते भागते टाइगर पलटकर उन गांव वालों पर अटैक कर देता है, जिसमें काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। और तभी एक डेमन फाइटर आता है और अपनी तीर से टाइगर पर अटैक कर देता है। टाइगर घायल होकर समंदर में चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद हम उसे एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदलते हुए देखते हैं, जो प्रेग्नेंट थी। अब बैकग्राउंड में बताया जाता है कि ओरिएंटल कॉन्टिनेंट में कई सारे डीम सन्स के अटैक के कारण काफी तबाही हुई थी, जिससे निपटने के लिए 5 डीम किलर्स का एक ग्रुप पीक वैली नाम के जगह पर अटैक करता है, जहां डीम पैदा होते थे। उन डीम किलर्स ने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे दी थी और डीम एम्परर को मारकर दुनिया को उसके अत्याचार से छुटकारा दिलाया था। लेकिन डीम एम्परर का ब्लड निदर वर्ल्ड सी में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया को जला दिया और तभी से ओरिएंटल कॉन्टिनेंट के 3 टुकड़े हो गए थे, बोलोंग, क्वान यू और लोन। उसके बाद इन तीनों स्टेट ने रेड पर्ल के थ्रू एक ली फॉर्मेशन यानी हाई एनर्जी शील्ड बनाई थी, जिसके कारण कोई डीम वहां अटैक नहीं कर पाते थे और वो लोग शांति से रहते थे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंपीरियल डीम किलर की शिया ऑक्सन एक डीम को चेस करता है। वो डीम खुद को बचाने के लिए एक औरत को पकड़ लेता है, जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। वो धम देता है कि अगर किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह उस औरत और बच्चे को मार डालेगा। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कीक अपनी समझदारी से न सिर्फ डेमन को मार देता है, बल्कि उस औरत और बच्चे को भी सही सलामत छुड़ा लेता है। और तभी उसे रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रेड पर्ल में क्रैक आ गया है और उसे एक नया रेड पर्ल लाने के लिए जिंक माउंटेन जाना है। जाने से पहले उसके ग्रैंडमदर उसे एक ट्रांजैक्शन तस्मा देते हुए कहती है कि यह पर्ल ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, जो उसे लेकर अपने साथियों के साथ जिंको माउंटेन पहुंच जाता है। वहां से रेड पर्ल को लेकर वो लोग तुरंत वापस लौटने लगते हैं, पर अचानक सामने एक बैरिकेड आ जाता है और उन्हें रुकना पड़ता है। तभी उन्हें पेड़ से एक आदमी लटकता हुआ दिखाई देता है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। श्वान घोड़े से उतरकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, पर तभी ऊपर से एक जाल उस पर गिरती है, जिसमें वह फंस जाता है और उसके सारे साथी भी बेहोश होकर घोड़े से गिर जाते हैं। तभी वह बंदा उसकी थैली में से रेड पर्ल का बॉक्स निकाल लेता है। अभी वह उसे देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी श्वान उस पर अपनी तलवार तान देता है और वह बंदा उसे जाल के बाहर देखकर हैरान रह जाता है और उसमें रहम की भीख मांगते हुए सर पटकने लगता है। स्वान उसे जाने देता है और उसके जाते ही वह पर्ल वाला बॉक्स चेक करता है, जिसके अंदर से पर्ल गायब हो चुका था और उसकी जगह एक मामूली कंकड़ रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम उस पर्ल चुराने वाले लड़के को देखते हैं, जिसका नाम हुज था। वो अपने गांव पहुंचता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। हुज अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें कुछ दवाई और स्टिक देता है, जिसे पाकर ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है और उसे प्यार से आशीर्वाद देती है। और तभी गांव के बच्चे हुजी को घेर लेते हैं। हुज उन बच्चों के साथ खेलने लगता है और अचानक उसकी नजर एक बीमार बच्चे पर पड़ती है, जो सबसे अलग दूर खड़ा था। हुज उस बच्चे से कहता है कि अगर वह अपनी दवाई टाइम पर लेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा और बदले में उसे इनाम भी मिल। यह कहकर वो रेड पर्ल उस बच्चे को दे देता है। बच्चा खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ सिटोंग नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि एक होटल में खाना खाने आया था। उसे खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे फेंक देता है। ये देखकर एक बंदा उससे लड़ने लगता है, लेकिन जा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। तब उसके चेले भी उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में जा उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बंदा एक डेमन किलर था। पूरी फाइट खत्म होने के बाद होटल का मालिक उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मेरा धंधा खत्म करना चाहते हो। इस पर सिटोंग कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनकर होटल के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने डीम फॉर्म में आ जाता है और दोनों की तगड़ी फाइट होने लगती है। सिटोंग अपने वेपन का यूज करके उसे हराने की कोशिश करता है, जबकि डीम अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करके उसे परेशान करता है। वो कभी अपने मुंह से आग उगलता है तो कभी उसके सामने से गायब हो जाता है। इधर उनकी फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ हम ऊजी को सपनों की दुनिया में होया हुआ देखते हैं। नींद टूटने पर वह देखता है कि उसके गांव में आग लग गई है। वह तुरंत अपनी ग्रैंडमदर को सुरक्षित स्थान में पहुंचा देता है और आग बुझाने में गांव वालों की मदद करने लगता है। और तभी वहां पर सुआन आ जाता है, जो उसे अपने रेड पर्ल के बारे में पूछता है। ऊजी उससे कहता है कि यहाँ आग लगी हुई है और तुम्हें अपने पर्ल की पड़ी है। पहले सबकी हेल्प करो, फिर पर्ल
को ढूंढे थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यह आग कोई एक्सीडेंटली नहीं लगी थी, बल्कि इसके पीछे किसी डेमन का हाथ था। श्वान उन्हें बताता है कि अगर रेड बॉल नहीं मिला तो डेमन इसी तरह अटैक कर करके उन्हें परेशान करते रहेंगे। सुनकर सब लोग हुजी से पर्ल ढूंढने को कहते हैं। तब हुज को याद आता है कि वो पर्ल उसने उस बीमार बच्चे को दिया था। वो श्वान को लेकर उस बच्चे के पास जाता है, लेकिन बच्चे को याद नहीं था कि पर्ल उसने रखा कहाँ है। पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हुज को अपने जूते के अंदर वो पर्ल मिल जाता है, जिसे लेकर श्वान वापस जाने लगता है। पर तभी एक डेमन उजी का वेश बदलकर उससे पर्ल हथियाने में कामयाब हो जाता है। जब श्वान को इस बात का पता लगता है तो वो हुजी पर डीम होने का शक करता है। तभी वहाँ से टोंग आ जाता है जो उससे कहता है कि यह डीम नहीं है। तब श्वान को रियल लाइफ इंसान जैसी है। फिर वो तीनों गांव वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेमन ने सभी गांव वालों को पोसेस कर रखा था। उन सबको स्टैचू की तरह खड़ा देखकर हुज टेंशन में आ जाता है और सबको आवाज देने लगता है। और तभी 3 गांव वाले मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने के लिए श्वान उनसे फाइट करने लगता है। और देखते ही देखते पूरे गांव वालों के साथ उन सब की फाइट होने लगती है। और तभी वह बच्चा वहां आ जाता है, जिसे देखकर श्वान हुसी से कहता है कि जीमन इसी बच्चे के अंदर है और इसने पर्ल को निकल लिया है, इसलिए इसको मारो ताकि पर्ल बाहर आ जाए। हुज ही चकते हुए उस बच्चे को एक पंच मारता है, जिससे पर्ल तो बाहर आ जाता है, लेकिन साथ में वो बच्चा भी मर जाता है। बच्चे के मरते ही डीम उसकी बॉडी से निकल जाता है, लेकिन हुज को बच्चे की मौत का बहुत दुख था, इसलिए वो पर्ल को अपने मुंह में रख लेता है और डीम से बदला लेने के लिए उससे फाइट करने लगता है। इधर हुज और डीम में फाइट होती है, उधर श्वान सिटोंग और ग्रेटेस्ट मास्टर गांव वालों के साथ फाइट करने में बिजी होते हैं। फाइनली हुजी डीम इनको मार डालता है और डेमन के मरते हुए गांव वाले उसके पोजीशन से निकल जाते हैं। और जैसे ही बच्चे की माँ को खबर लगती है कि उसका बच्चा मर गया है तो वह रोते हुए हुज को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा है। उसकी देखा देखी दूसरे गांव वाले भी अपने अपने घर वालों की मौत के लिए उस पर इल्जाम लगाते हैं और तभी हुज बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हुज को बेड पर बेहोश पड़ा देखते हैं और शिवान सिटोंग और ग्रेटेस्ट मास्टर को आपस में बातें करते देखते हैं। ग्रेटेस्ट मास्टर उन्हें बताते हैं कि अगर कोई इंसान रेड पल को निकाल ले तो उसकी बॉडी फट जाती है, लेकिन हुज ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक डीन को भी मार चुका है। इसका मतलब वह कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन जो भी हो हमें यह पर्ल उसकी बॉडी से जल्द निकालना होगा, वरना उसका ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना मुश्किल होगा। शिवान को भी पर्ल लेकर वापस अपने स्टेट लौटना था, इसलिए वह भी चाहता था कि हुज की बॉडी से पर्ल निकल जाए, लेकिन ग्रेटेस्ट मास्टर कहता है कि यह काम सिर्फ ई फेरी कर सकती है जो बाबाओं टाउन में रहती है। बस फिर क्या था, वो लोग बाबाओं जाने की प्लानिंग करते हैं और तभी घर के बाहर गांव वालों का शोर सुनाई देता है जो हुजी को मारने आए थे। अब तक हुज होश में आ चुका था। शोर सुनकर वह घर से बाहर आ जाता है। गांव वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सिटोंग उनके सामने खड़ा हो जाता है और गांव वालों से कहता है कि इसने अपनी जान पर खेलकर तुम सबकी जान बचाई है और तुम लोग इसे मानना चाहते हो। यह सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और तभी गांव का मुखिया उनसे कहता है कि पिछले 10 सालों में उजी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम इसकी जान तो नहीं लेंगे, पर अब इसे यह गांव छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर हुजी गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और दुखी मन से उन तीनों के साथ बाबाओं के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में वह सब बाबाओं टाउन पहुंच चुके होते हैं। सिटोंग का घर वही था, इसीलिए वह अपने घर चला जाता है और यह तीनों यही के घर पहुंच जाते हैं। उनके रिक्वेस्ट करने पर यही पर्ल निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि हुज के अंदर डीम रा है, इसीलिए वह उनसे कहती है कि पर्ल निकालने के लिए पहले डीमन रा को मारना पड़ेगा, जिसके लिए एक खास वेपन की जरूरत पड़ेगी। वो मैं तभी दे सकती हूँ जब हुज कल होने वाले टूर्नामेंट को जीत लेगा। अब यह उसका रूल था जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकती थी और इन तीनों के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो लोग इसकी शर्त मान जाते हैं। उसी फाइट करने के लिए एग्री नहीं था, पर वो लोग उसे ट्रेनिंग देकर तैयार कर की कोशिश करते हैं। ग्रेटेस्ट मास्टर हुज को ट्रेनिंग देते हैं, जो देखते हैं कि मेडिटेशन के दौरान हुज की बॉडी से गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। यह देखकर वह श्वान से कहते हैं कि मैंने 100 इयर्स में किसी भी इंसान की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलते नहीं देखा, जरूर यह कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। ये सुनकर शिवान भी हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में बैटल अरेना दिखाया जाता है, जहाँ काफी भीड़ थी। सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद बैटल का जज सबको रूल्स बताता है कि हाँ, हर तरह की मैजिकल और नॉर्मल वेपन्स का यूज किया जा सकता है और जब तक आपका कंपट आपसे जान की
भीख ना मांग ले तब तक आप विनर नहीं कहलाओगे और इसी के साथ नगाड़े बजाकर फाइट की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले यूजी आता है जो कुनियों का सोर सेरर था। उसका मुकाबला फलन की व्यू जन के साथ होता है जो फायर स्वर्ड के लिए फेमस था। उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यूसी अपने फ्लाइंग स्वर्ड के साथ अटैक करता है जबकि व्यूजिंग फायर्स को घुमा घुमा कर अटैक करता है। पहले तो व्यूज का पल्ला भारी पड़ता है पर जल्दी यूज उसके फायर स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और यह देखकर विजिंग हार मान लेता है। इसके बाद चैंग दा कियांग आता है जो जुलू से था। वो फिजिकल स्ट्रेंथ में यूजी से कई गुना ज्यादा था लेकिन उसके पास कोई मैजिकल पावर या वेपन नहीं था। इसी का फायदा उठाकर यूजी अपने उड़ने वाले तलवारों का कमाल दिखाता है पर चैंग भी कहाँ चैन से बैठने वाला था। वो इस बहादुरी से लड़ता है कि एक पल को तो यूज भी चकमा खा जाता है लेकिन फिर संभाल कर वह अपनी फ्लाइंग स्वर्ड से उसे चारों तरफ से घेर लेता है जिसे चैंग काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यूज इतने पर भी नहीं रुकता। वो अपने मैजिकल पावर से वहाँ मौजूद सभी लोगों के स्वर्ड्स को अटैक कर लेता है और फिर उन सारे स्वर्ड्स को वापस चैंग की तरह भेज देता है और तभी हुज बिन बुलाए मेहमान की तरह अरेना में टपक जाता है और पलक झपकते ही सारे स्वर्ड्स को अपने स्टिक से बिखेर देता है और यूजी से कहता है कि क्यों मरे हुए को मार रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। उसकी बात सुनकर यूज भी तैश में आ जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसे हुज खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों में जमकर फाइट होने लगती है। हुजी अपने स्टिक को ही वेपन की तरह यूज करता है जबकि यूज पहले की तरह इस बार भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक पर अटैक किया जाता है। कुछ कभी भाग कर तो कभी जमीन पर लुढ़क कर खुद को स्वॉर्ड की अटैक से बचाता है। फिर एक बार यूज ढेर सारे हुज की तरफ फेंकता है जिसे हुज अपने मैग्नेट से चिपका लेता है। उसके सारे ट्रिक और स्टंट देखकर सब लोग हैरान होते हैं। अब यूज को बराबर की टक्कर मिल रही थी इसलिए वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पर अटैक करता है जिससे यूज बैक होकर फेल कर देता है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अटैक करता है जिसे एक ही बार में यूजी ढेर हो जाता है। बैटल का जज यूजी को विनर अनाउंस करने से पहले एक बार सबसे पूछता है कि क्या कोई उसको चैलेंज करना चाहता है और तब भी भीड़ में से एक बंदा हुज को चैलेंज करने के लिए सामने आता है और वह कोई और नहीं बल्कि सटांग ही था। उसे देखकर शुआन और हुजी दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह फाइट जीतना हुज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पर सिटोंग उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे लिए भी यह फाइट जीतना बहुत जरूरी है। फाइनली हुजी को सिटोंग के साथ फाइट करना ही पड़ता है और शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि सिटोंग ही जीतेगा क्योंकि वो अपने स्पेयर को लेकर फुल एनर्जी में फाइट कर रहा था जबकि अपने उसी की हालत काफी टाइट हो चुकी थी लेकिन उसे किसी भी तरह यह फाइट जीत नहीं थी इसलिए वह सीधा सिटोंग को पकड़ लेता है और गुदगुदी देने की कोशिश करता है जिससे सिटोंग को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो हुज को एक थप्पड़ लगाता है और तभी उसके बाल खुल जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सिटोंग कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। भेद खुलते ही वह तुरंत वहाँ से चली जाती है और फाइनली हुजी विनर अनाउंस किया जाता है। अब हुजी फाइट तो जीत चुका था लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके कारण सिटोंग को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा इसलिए वह उससे माफी मांगने और उसे मनाने के लिए उससे मिलने जाना चाहता था लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे इसलिए वह शुआन से नए कपड़े दिलाने की कहता है और फाइनली नए कपड़े पहनकर वो मिस टंग से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो दोनों झाव मेंशन में पहुंच जाते हैं तो गार्ड उन्हें अंदर लेकर जाता है और टोंग है फादर शुआन को पहचान जाते हैं। उन दोनों को रिस्पेक्टफुली बिठाकर बातें करते हैं। फिर उन दोनों से अपने अपने यहाँ आने का पर्पस पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग मिस जाओ यानी टंग से मिलने आए हैं जिनसे रियन विलेज में उनकी मुलाकात हुई थी पर उनके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी तो 2 दिन से कहीं बाहर गई ही नहीं, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और तभी मिस टंग वहाँ आती है और उन्हें देखकर अनजान बनने का नाटक करती है। उसकी मेट भी कहती है कि मिस टोंग 2 दिनों से रात दिन पेंटिंग बनाने में बिजी थी। यह सुनकर शुआन उनसे सॉरी कहते हुए वहाँ से निकलने लगता है लेकिन होसे मिस टोंग की अजीब बिहेवियर से हैरान था और वह उसे माफी मांगने बिना जाना नहीं चाहता था इसलिए टोंग उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि वह अपनी माँ के टूटे हुए इस पैर को ठीक कराने के लिए फाइट करने आई थी। अगर उसके फादर को पता चला तो वह नाराज होंगे इसलिए उनसे यह बात छुपाई है। पूरी बात जानने के बाद हुजी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार
तैयार हो जाता है, लेकिन शिवान कहता है कि रेड पल वाला काम ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए फिलहाल उस पर फोकस करना है। यह कहकर वो उसे अपने ने साथ ले जाता है। उधर जाओ मेंशन में मिस टंग के फादर अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो के सामने खड़े होकर कहते हैं कि 10 साल गुजर गए और अब तक तुम्हारे कातिल ब्लैक विंड का पता नहीं चला है, लेकिन जैसे भी हो मैं तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए उसे ढूंढ निकालूं। इधर ग्रेटेस्ट मास्टर और शुआन हुजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो यंग फेरी मैजिकल वेपन देने को राजी हुई है, अगर वो भी तुमने मिस टोंग को दे दिया तो रेड बल निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस पर उसे कहता है कि अब चाहे जो भी हो मैंने मिस टोंग को जुबान दी है तो मैं उसे पूरा कह के रहूंगा। रही बात रेड पर्ल की तो वो तुम लोग मेरा पेट काट कर निकाल लेना। ये कहकर वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दो शराबियों को नशे में धुत अपने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं और तभी उन्हें ब्लैक विंड डीन दिख जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस टोंग भागती हुई अपने फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि ब्लैक विंड बाबाओ टाउन में देखी गई है, लेकिन उसके फादर को पता चल चुका था कि टोंग इतने दिनों तक उससे छुपाकर मार्शल आर्ट सिखाती आ रही थी, इसलिए वो उससे बहुत नाराज होते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हुज मिस टंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसके गार्ड उससे मिलने नहीं देते और तब वह चुपके से जाकर उसे उसके कमरे से निकाल लाता है और दोनों भागने वाले होते हैं कि तभी सामने से टोंग के फादर आ जाते हैं और उन्हें जाने से रोक देते हैं। यहाँ से सिम्फास में चला जाता है जहां मिस टंग के पेरेंट्स को ब्लैक विंड से लड़ते दिखाया जाता है। दोनों हस्बैंड 5 बहुत बहादुरी से ब्लैक विंड से फाइट करते हैं और फाइनली मिस टोंग की मदर यू अपने स्पेयर से ब्लैक विंड को मारने वाली होती है, पर तभी ब्लैक विंड उससे रहम की भीख मांगने लगती है और कहती है कि अगर उसने उसकी जिंदगी बख्श दी तो वह हमेशा के लिए सुधर जाएगी और कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। यह सुनकर मीटोंग की मदर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है, लेकिन ब्लैक विंड शाती डीन थी, वो तुरंत उसे अपने जहरीली स्मोक से घायल करके वहां से भाग जाती है। ब्लैक विंड के धोखे के कारण में स्टोंग की मदर की जान चली जाती है और मरते मरते वह अपने हस्बैंड से प्रॉमिस लेती है चाहे कुछ भी हो जाए टोंग को ना कभी मार्शल आर्ट सिखाना और ना ही किसी डेमन से लड़ने देना, क्योंकि यह दुनिया धोखेबाजों से भरी हुई है, इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखना। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ ब्लैक विंड एक बार फिर से अब बाबाओ टाउन में तबाही मचा रही थी और मिस टोंग के फादर एम फेरी को यहाँ इसी बात पर डिस्कस करने आए हुए थे, जहां एमे उन्हें बताती है कि ब्लैकमैन ने बाबाओ टाउन के ऊपर अपना ब्लैक आई फॉर्मेशन बना लिया है। अगर इस फॉर्मेशन को 2 घंटे के अंदर नहीं तोड़ा गया तो पूरे टाउन में ब्लैक स्मोक फैल जाएगा और फिर किसी का भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। उधर बाबाओ टाउन में ब्लैक विंड के अटैक से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो जहाँ भी जाती जहरीली ब्लैक स्मोक छोड़ती जाती और जो कोई भी उस ब्लैक स्मोक में सांस लेता वह तुरंत बेहोश हो जाता था। अब तक शुआन ग्रेटेस्ट मास्टर और हुज को भी इसकी खबर हो चुकी थी और वह सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ने का फैसला करते हैं। तभी शुआन मिस्टर जाओ से कहता है कि वह 3 लोग अकेले इस ब्लैक विंड का सामना नहीं कर सकते, उनके सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और तभी वहाँ यूर सी चैंग वैंग और वह सारे फाइटर आ जाते हैं जिन्होंने कल के बैटल में पार्टिसिपेट किया था। सब कंधे से कंधा मिलाकर इस ब्लैक विंड से निपटने को तैयार हो जाते हैं। इधर जाओ मेंशन में मिस टंग अपने में से रिक्वेस्ट करती है कि वह दरवाजा खोल बोलकर उसे बाहर जाने दे। उसकी मेट पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर जब वह नहीं मानती तो वह उसे सावधानी बरतने का कहकर डोर खोल देती है। नेक्स्ट सीन में शुआन और हुजी समेत सारे लोग ब्लैक स्मोक से फाइट कर रहे होते हैं और तभी मिस टंग भी वहाँ आ जाती है। उसे वहाँ देख उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और तभी जाओ मेंशन के सारे सर्वेंट उनकी फैमिली वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और मास्टर जा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ब्लैक विंड से उन सब की सुरक्षा कर, जिस पर मास्टर जा अपने सारे सोल्जर्स को ब्लैक विंड से फाइट करने का ऑर्डर देते हैं और खुद भी फाइट करने लगते हैं। यूजी एक जॉइंट व्हील को अपने फ्लाइंग टेक्निक से एक्टिवेट करता है ताकि ब्लैक विंड पर अटैक कर सके, पर उससे पहले ब्लैक विंड उसे अपने घेरे में लेकर ऊपर उठा लेती है। तभी चैंग वहां आकर उसे छुड़ा लेता है और अब ब्लैक विंड चैंग को जकड़ लेती है। उधर हुज और शुआन भी ब्लैक स्मोक से फाइट कर रहे थे। फाइनली ब्लैक स्मोक वहां से चला जाता है, जिस पर हुजी खुश होता है। तभी न उसे कहता है कि ब्लैक स्मोक
स्मोक यहाँ से गया है, लेकिन अभी भी एजो ड्रैगन गेट पर मौजूद है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। उधर एज और ड्रैगन गेट पर टंग, उसके फादर और बाकी सोल्जर अभी भी ब्लैक स्मोक से फाइट कर रहे होते हैं और धीरे धीरे ब्लैक स्मोक वहाँ से भी चला जाता है, जिसे देखकर मिस टोंग खुश होती है कि फाइनली उन सब ने मिलकर ब्लैक आई फॉर्मेशन तोड़ दिया। लेकिन तभी ब्लैक विंड इस योर गेट पर खड़ी दिखाई देती है, जिसके फादर से कहती है कि 10 साल पहले मैंने तुम्हारी वाइफ को मार दिया था और अब मैं तुम सबको भी उसी के पास पहुंचा दूंगी। यह सुनकर उसके फादर गुस्से से कहते हैं कि आज वह अपनी वाइफ का बदला लेकर रहेंगे। फिर वो अपनी बेटी को ऑर्डर देते हैं कि वह सारे सिटीजन्स को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे। टंग ब्लैकमन से खुद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी और फादर के कहने पर उसे मजबूरन सबके साथ वहाँ से जाना पड़ता है। उन सबके जाने के बाद मिस्टर जाओ और ब्लैक विंड में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है। ब्लैक विंड मिस्टर जाओ का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह मिस्टर जाओ को एक मौका देती है, अगर वह चाहे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन मिस्टर जाओ कहते हैं कि उनका पूरा खानदान आज तक अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है और वह भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यह कहकर वह अपने स्पेयर को पूरे फोर्स के साथ उठाते हैं और ब्लैक मिंट पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।